सो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर हम बेसिकली डेवलप करते हैं वेबसाइट्स। सो वेबसाइट क्या होती है? बेसिकली इज ए कलेक्शन नंबर ऑफ वेब पेज लिंक विद ईच अदर। वेबसाइट की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेज लिंक विद ईच अदर। ये डेफिनेशन होती है वेबसाइट की। बट क्वेश्चन ये है कि हम वेबसाइट बेसिकली बनाते क्यों हैं? तो बेसिकली अगर हमें अपनी कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उसकी हमें मार्केटिंग करनी है या अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्लोबलाइज करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में ट्रेनिंग कराते हैं। लाइक फुल स्टैक है, आपका मीन स्टैक है, मन स्टैक है, पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस है। अभी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास होगी। लाइक अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को अगर लेनी है तो उसको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। सेंटर हमारा है देहरादून के अंदर। सो अगर कोई पर्सन देहरादून के अंदर है तो वो विजिट कर सकता है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है कि जो देहरादून में नहीं है, वो किसी अदर सिटी में या किसी अदर स्टेट के अंदर है या अदर कंट्री में है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे सेंटर पर आके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो हम क्या करेंगे? अपनी इंफॉर्मेशन को ग्लोबलाइज कर देंगे। लाइक एक पब्लिक सर्वर पे उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे। और उसका जिस सर्वर पे उसको ऐड करेंगे उसका एक यूआरएल होगा, सो दैट यूजर किसी भी लोकेशन पे बैठ के उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली मेन पर्पज वेबसाइट का क्या होता है कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्लोबलाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट। जनरली आज की डेट में हम देखते हैं कि घर बैठे बैठे हम खाना मंगा रहे हैं यूजिंग स्विगी, यूजिंग जोमेटो। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉसिबल किसके थ्रू है? ओनली ओनली वेबसाइट। हमने क्या बना के रख दिया कि हमने जो अपने वर्चुअल स्टोर है वो एक नॉर्मल स्टोर बना के नहीं रखा, अपना वर्चुअल शॉप है। वर्चुअल शॉप है ये जो हमारा। आप लोगों को आवाज आ रही है? खुशी? यस सर, आ रही है। खुशी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। सो हमारे जो वर्चुअल स्टोर है, जो हमारी वर्चुअल शॉप है, उसको हमने कहाँ पे रख दिया? एक वर्चुअल स्टोर बना के रख दिया। सो कोई भी यूजर उस ऑनलाइन लिंक से हमारी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और हमारी किसी भी प्रोडक्ट को वहां से ऑर्डर कर सकता है। तो बेसिकली हमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्लोबलाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस। जैसे हमारी अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, लाइक होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, कोर्सेज है, प्लेसमेंट है। तो एक तरीका तो ये है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम एक ही पेज पे स्टोर कर लें। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मान लिया कि किसी यूजर को मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो ओपन होगी लेकिन बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी क्या होंगी? ओपन होंगी। लाइक जो टोटल इन्फॉर्मेशन का साइज है वो कितना है? 500 MB है। और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का साइज कितना है? ओनली 10 MB। तो यूजर को, एंड यूजर को देखना कितना डेटा था? ओनली 10 MB। जबकि उसकी मशीन पे लोड कितना हुआ? 500 MB। तो एक तो यूजर को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, दूसरा उसकी अननेसेसरी बैंडविड्थ क्या होगी? यूज होगी। तो हमने करा कि जितनी भी हमारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, वो सब इन्फॉर्मेशन के हमने अलग अलग पेजेस बना दिए। जिस पेज को यूजर ओपन करेगा सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ओपन होगी और उतनी डेटा की बैंडविड्थ यूज होगी, अदर बैंडविड्थ यूज नहीं होगी। इसलिए हम क्या बनाते हैं? उन सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन को अलग अलग पेजेस पे क्रिएट कर देते हैं। उन सारी इंफॉर्मेशन को हम सारे पेजेस को लिंक कर देंगे एक दूसरे पेज से। लाइक अभी मैं होम पे हूँ, होम से मुझे अबाउट पे जाना है, अबाउट से मुझे कॉन्टेक्ट पे जाना है। तो सारे पेजेस को एक दूसरे पेज से लिंक कर देंगे, सो दैट हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव या नेविगेट कर सके। क्लियर? यस सर। अब ये तो हमारा वेबसाइट हुआ। सो व्हाट अबाउट वेब पेज? वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज बेसिकली इज ए कलेक्शन of information in the form of text, audio, video and images। वेब पेज बेसिकली कलेक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में हो सकती है या इमेजेस में हो सकती है। बेसिकली वेब पेज के अंदर जो डेटा होता है, कहीं पे हमें टेक्स्ट में मिलता है, कहीं पे हमें इमेजेस में मिलता है, कहीं पे हमें ऑडियो में मिलता है, कहीं पे हमें
वीडियो में मिलता है। तो जो हमारे पास वेब पेज है वो बेसिकली कलेक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन हमारी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। टेक्स्ट में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में हो सकती है, या इमेजेस में हो सकती है। ये जो बेसिकली वेब पेजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज स्टैटिक पेज एंड सेकंड वन इज डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक पेजेस बेसिकली वो वेब पेज होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उसके डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके अपने कॉलेज की वेबसाइट है, उसके अंदर एक पेज है कॉन्टैक्ट पेज। यदि आप कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करोगे तो जितनी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अब उन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को आप डिस्प्ले तो कर सकते हो, लेकिन उनको मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते। लाइक उसकी जगह आप अपना नंबर एड ऑन नहीं कर सकते। डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेज होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज उसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ओपन करा फेसबुक, जैसे लॉगिन करेंगे तो होम पेज आएगा। जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी पोस्ट क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। आप कोई नई पोस्ट ऐड कर सकते हो, किसी पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली उसका जितना भी डेटा है वो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इवन फेसबुक, अगर मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा तो जो डेटा यानी कि कंटेंट आएंगे मेरे अकॉर्डिंग आएंगे। आप अपनी आईडी से करोगे तो कंटेंट आपके अकॉर्डिंग आएंगे। यानी कि यूजर टू यूजर डायनेमिकली डेटा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जबकि स्टैटिक के अंदर जितने भी यूजर होंगे सबका डेटा क्या होगा, सेम होगा, चाहे मैं ओपन करूं चाहे आप कोई अदर यूजर ओपन करें। क्लियर इतना? यस सर। सो संदीप, संदीप आवाज आ रही है तुम्हें? संदीप? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। ओके। तो स्टैटिक पेजेस है, डायनेमिक वेब पेज। बेसिकली जो हमारे पास वेबसाइट होती है, जो हमारा वेब डेवलपमेंट होता है वो दो टाइप की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। वन इज होती है फ्रंट एंड, सेकंड होता है बैक एंड। बेसिकली फ्रंट एंड हमारा वो पार्ट होता है जहाँ से क्लाइंट का इंटरेक्शन होता है। लाइक जहाँ से यूजर अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा या उसका रेस्पॉन्स आएगा, वो पूरा पूरा क्या कहलाता है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर आपका आता है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ES6, टाइप स्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर एंड रिएक्ट। बैकएंड में बैकएंड में आपका आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी आती है। लाइक PHP है, जावा है, पाइथन है, या आपका नोड है, या आपका नोड। सो फ्रंट एंड बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ के क्लाइंट का इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे उसका इनपुट आएगा, जहाँ पे उसका रेस्पॉन्स आएगा। उसमें पहला पार्ट आता है आपका HTML। HTML क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन, पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले करना है वो काम किसका है, हमारा HTML का है। अब HTML जस्ट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन करेगा, इसके अंदर हमारे पास कोई भी डिजाइनिंग इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन किसी भी HTML के ऊपर अगर हमें कोई डिजाइनिंग इफेक्ट अप्लाई करने हैं तो हम यूज करेंगे CSS का। CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जो किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर डिजाइनिंग इफेक्ट अप्लाई करता है। अब HTML और CSS दोनों मार्कअप लैंग्वेज है, इसके ऊपर हम कोई भी प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। HTML डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, पेज के ऊपर आपको क्या कंटेंट चाहिए वो काम HTML का होगा। CSS के थ्रू हम उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे, लाइक उसकी डिजाइनिंग कर देंगे। लेकिन ये दोनों की दोनों मार्कअप लैंग्वेज है। लाइक HTML के अंदर हमने कुछ कंटेंट फिक्स कर दिया तो वो हमेशा कंटेंट वही रहेंगे, या स्टाइल के थ्रू हमने कोई डिजाइनिंग लगा दिया तो वो डिजाइनिंग क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। लेकिन हमें उन HTML या CSS के ऊपर प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई करना है। बेसिकली हमें अपने डोम को मैनिपुलेट करना है। अब डोम क्या होता है, डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं।
अब लाइक जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो सी का एक कंपाइलर अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं, या अगर हम जावा पे काम कर रहे हैं तो जावा का एक कंपाइलर अपनी मशीन में इंस्टॉल करेंगे। मीन वो आपका कंपाइलर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो कोड आपने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। लेकिन जब भी हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं तो कोई कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करते, जस्ट आउटपुट को शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। लेकिन HTML और CSS का कोड भी तो कहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, वो कैसे चेक कर रहा है कि ये टैग है या नहीं है। तो बेसिकली जितने भी टैग है या जितना भी हमारा HTML CSS का कोड एग्जीक्यूट यानी कि कंपाइल होता है वो हमारा ब्राउजर पे होता है। लाइक जब फाइल हमारी रन होगी ब्राउजर पे जाएगी, ब्राउजर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डोम। डोम क्या करेगा, जो HTML या CSS के कंटेंट आए हैं उनको चेक करेगा कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो उन कंटेंट को वो वेरीफाई करके हमारे ब्राउजर के ऊपर एज आउटपुट क्या करता है, सेंड करता है। लेकिन ये एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा पेज रिलोड होगा। हम चाहते हैं कि बिना पेज को रिलोड करे रन टाइम पे कुछ भी हम चेंजेस करें वो हमारे HTML CSS के ऊपर अप्लाई हो जाए। लाइक हमें अपने डोम को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है विदाउट रिलोडिंग ऑफ पेज। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट क्या है, हमारे पास ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारे HTML या CSS के ऊपर कोई भी प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई करेगी, या सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि हमारा जो डोम है वो डोम को मैनिपुलेट करेगी। क्लियर? क्लियर है? डाउट है किसी को? ठीक है ये। क्लियर है सर। ओके। जैसे हमारे पास जावा स्क्रिप्ट होता है ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, ES6। ES6 क्या होता है, एक्मे स्क्रिप्ट। बेसिकली ये जावा स्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट होता है, यानी कि जो काम जावा स्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है वही काम किसका है, हमारा ES6 के अंदर हो रहा है। मीन्स इसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करी गई है जो हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड को इनहेंस करेंगी। ऐसे इसके अंदर होती है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट इज ऑल्सो सेम लाइक ए जावा स्क्रिप्ट। बट जैसे जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, हमारी एक टाइपलेस लैंग्वेज होती है। मीन जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो टाइप को मेंशन करते हैं कि ये वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को कंटेन करेगा या फ्लोट को करेगा या करेक्टर को करेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट हमारे पास टाइपलेस लैंग्वेज है, इसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन हमें स्ट्रॉन्गली टाइप बनाना है कि पर्टिकुलर डेटा सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को ही कंटेन करे फॉर ए सिक्योरिटी रीजन। तो हम उसके लिए हमें उसके लिए डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो डेटा टाइप हमें प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट बोलते हैं। साथ में इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट लाइक क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका ES6 और टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है वो होता है फ्रेमवर्क के अंदर। ES6 यूज होता है आपका रिएक्ट के अंदर, और आपका जो टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है वो होता है आपका एंगुलर के अंदर। बूट जेक्वेरी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, लाइक कॉमन फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट की जो हमें हर एक प्रोग्राम हर एक वेब पेज के ऊपर रिक्वायर्ड होंगी। तो मुझे हर एक पेज के ऊपर उसके कोड को लिखना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या कर रखा है कि कुछ कॉमन फंक्शनलिटी है जो जनरली हर एक वेबसाइट के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है, उसको बार बार ना लिखना पड़े उसकी एक लाइब्रेरी बना के रख दी जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जेनेट के अंदर आपका एज अच्छा कोड आ जाता है, या इमेज को स्लाइड करना है या ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनानी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कोड होते हैं जिसके कोड को बार बार ना लिख के हम डायरेक्टली उन लाइब्रेरी को यूज करके अपने पेज के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप एक हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, लाइक जितने भी हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम खुद लिख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, हमारे पास अवेलेबल है। हमें कोई भी अपनी CSS या जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी पेज को डिजाइन करने के लिए सारी की सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, और इसके थ्रू आपका जो भी पेज डिजाइन होगा वो पूरा पूरा क्या होगा, रेस्पॉन्सिव होगा। रेस्पॉन्सिव इन द सेंस कि उसको जिस डिवाइस यानी कि जिस साइट पर रन करेंगे कंटेंट अकॉर्डिंगली ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। एंगुलर और रिएक्ट हमारे पास एक फ्रेमवर्क होते हैं जो हमारी कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा काम हम एक ही पेज पे करेंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि पेजेस तो हमारे अलग अलग होंगे, लेकिन जनरली जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं उसके अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं। अब जिस पेज के ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा हर बार वो पेज को क्या करेगा, रिलोड करेगा। लाइक मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करी, dreamtech.org.in। ये इसके अलग अलग पेजेस है। जब मैंने इसको रन करा था तो ये पूरा पेज रिलोड हुआ था। अब मैं सिर्फ किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा उस केस में हर बार पूरा पेज क्या कर रहा है, रिलोड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। लाइक मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, react.org.in।
रिएक्ट ORG, ये एक रिएक्ट की ऑफिशियल साइट होती है। तो मैं इसकी साइट ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट ORG की। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको रन करा मैंने तो पूरा पेज रिलोड हुआ, लेकिन अब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो अब पेज रिलोड नहीं होगा। आप यहाँ पे देखोगे इसकी रिलोडिंग प्रोसेस नहीं आएगी, जस्ट उतने पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा जितने पे हमने क्लिक करा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और जनरली आज के टाइम पे आप देखते हो कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर फेसबुक को इंस्टॉल करते हो। अब फेसबुक के अंदर हमारे पास रील आती है, लेकिन अब जब हम उसको लोड करेंगे तो एट ए टाइम पे 100 ऑफ रील एट ए टाइम पे आएंगी, लेकिन वो सारी की सारी रील को एग्जीक्यूट नहीं करता। वो क्या करता है, जितने पोर्शन पे करंटली रील प्ले हो रही होगी उतने पोर्शन को रिलोड करके लाएगा, पूरे पेज को रिलोड नहीं करेगा। ये हम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो सिर्फ उतने पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा जिस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर मैंने लाइक करा है या कमेंट करा है। पूरे पूरे फेसबुक को कभी भी रिलोड नहीं करेगा। तो वो सारा का सारा पॉसिबल किसके थ्रू है, यूजिंग ए फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और एंगुलर के बेसिस पे पॉसिबल है। पहले आपने सुना होगा कि जो आपका पीएचपी है वो पूरा, जो आपका बेसिकली फेसबुक है वो किसके अंदर बना था, पीएचपी के अंदर। लेकिन अब पूरा पूरा जो फेसबुक है वो कन्वर्ट हो गया रिएक्ट और नोट के अंदर। यही इसका बेनिफिट है कि आज के टाइम पे जो आपका फेसबुक कम मेमोरी या कम डेटा लेता है, क्योंकि जितना डेटा की हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही डेटा एग्जीक्यूट होकर आएगा। वो सारा का सारा पॉसिबल बनाया ओनली एंड ओनली यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और आपका एंगुलर। क्लियर इतना, या डाउट है किसी को? क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, अभी वो डिस्कस कर लेना। ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है जहां से क्लाइंट का इंटरेक्शन होगा। लाइक जितना भी हमारा यूआई डिजाइन होगा, जहां पे यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, जो भी हमारा रेस्पॉन्स आएगा, वो पूरा पूरा किसके थ्रू होगा, फ्रंट एंड के थ्रू। बैकएंड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आती है। हम किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, हम पीएचपी का यूज कर सकते हैं, हम जावा का यूज कर सकते हैं, हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, हम नोड का यूज कर सकते हैं। इवन हम डॉट नेट का अंदर एएसपी डॉट नेट आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक बैकएंड टेक्नोलॉजी लेंगे। बैकएंड टेक्नोलॉजी हमारे पास वो पार्ट होता है जहां पे डेटा एग्जीक्यूट तो होता है, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमें दिखेगा नहीं, हमें जस्ट क्या मिलेगा, उसका एक आउटपुट मिलेगा। किस तरीके से वर्क करता है फ्रंट एंड बैक एंड, तो मैं किसका एग्जांपल आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। लाइक ये मेरे पास एक है ब्राउजर, ये हमारा एक सर्वर है। ये सर्वर है, मान लिया हमारा फेसबुक का सर्वर है, फेसबुक। और इस फेसबुक के सर्वर के अंदर हमारे अलग अलग पेजेस होंगे। लाइक एक पेज है इंडेक्स, एक पेज है हमारा अबाउट, एक पेज है हमारा होम, एक पेज है हमारा प्रोफाइल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब यहाँ से यूजर ने रिक्वेस्ट करी क्लाइंट की मशीन से, और रिक्वेस्ट करी, मैंने एक यूआरएल हिट करा यहाँ से, www.facebook.com। तो ये जो यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास एक मिडिलवेयर है। जितनी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स है उन सबको मैनेज कौन करता है, एचटीटीपी। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करेगा कौन क्लाइंट है, क्या उसका आईपी एड्रेस है, क्या रिक्वेस्ट आई है, किस सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी है। देन ये सारी चीजें अब डिटेक्ट कर लेगा तो इसकी रिक्वेस्ट को कहाँ भेजेगा, वापस फेसबुक सर्वर के ऊपर। जो हमारा सर्वर है वो सर्वर के ऊपर इसकी रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। और चूंकि मैंने जस्ट यहाँ पे यूआरएल का नाम लिखा था www.facebook.com, यहाँ पे मैंने किसी फाइल का नाम नहीं लिखा था, तो जो आपका सर्वर है वो उसकी इंडेक्स वाली फाइल को रिट्रीव करेगा। कौन सी फाइल उठाएगा, इंडेक्स वाली फाइल। और इस इंडेक्स वाली फाइल को रिट्रीव करके कहाँ भेज देगा, क्लाइंट की मशीन लाइक हमारे ब्राउजर पे भेज देगा। अब उसने इस फाइल को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करा, उसने पूरी पूरी फाइल उठाई और सीधा क्लाइंट की मशीन पर एंटर कर दी।
इसके अंदर कुछ HTML कोड भी होगा, CSS कोड भी होगा, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप का कोड भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोड हो सकता है। लेकिन सर्वर ने उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करा, उसने पूरी पूरी फाइल उठाई और सीधा कहाँ पे रेस्पॉन्स कर दी, हमारी क्लाइंट की मशीन यानी कि ब्राउजर पे। अब ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर का जो डोम है जो हमारे कोड को कंपाइल करेगा, वो चेक करेगा, जो उसके अंदर HTML वाला कोड है वो HTML में कन्वर्ट कर देगा, जो CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप वाला कोड है उसको CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद हमें इस तरीके की UI बना के दे देगा। लाइक यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा फॉर यूजर नेम के लिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा पासवर्ड के लिए, यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा फॉर लॉगिन के लिए, यहाँ पे लिखा आ जाएगा लॉगिन, लॉगिन। ठीक, बटन आ जाएगा यहाँ पे लॉगिन। देन यहाँ पे समथिंग हमारे पास कुछ एक UI बना के दे देगा, लाइक लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए समथिंग, ये अलग एक UI बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे एक रजिस्टर पेज आ जाएगा, एक रजिस्टर पेज आ गया, यहाँ पे समथिंग हमारी कुछ और UI आ गई, अलग अलग। तो जितनी भी वर्किंग हुई वो हमारी कहाँ पे हुई, क्लाइंट की मशीन यानी कि ब्राउजर पे हुई। क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल पे गई, HTTP प्रोटोकॉल ने सर्वर पे भेजा, सर्वर ने क्या किया, हमने किसी फाइल का नाम नहीं लिखा था तो उसने सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल को उठाया और उठाया कहाँ पे रेंडर कर दिया, क्लाइंट की मशीन यानी कि ब्राउजर पे। अब ब्राउजर क्या करेगा, जो उसका कोड आया है उसके अंदर जो HTML वाला कोड है उसको अलग कर देगा, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप वाले कोड को अलग करके हमें एक UI हमारे पेज के ऊपर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो जितनी भी वर्किंग हुई वो हमारी कहाँ पर हुई, क्लाइंट की मशीन यानी कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज के थ्रू हुई, यूजिंग HTML, यूजिंग CSS, जावास्क्रिप्ट, ES6, टाइप स्क्रिप्ट, jQuery, ये कोई भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर हो सकती है। देन अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना यूजर नेम एंटर करेगा, यहाँ पे यूजर एंटर करेगा अपना पासवर्ड। अब जैसे यूजर लॉगिन पे क्लिक करेगा तो हमें वैलिडेट करना है कि जो यूजर नेम पासवर्ड यूजर ने एंटर करा है वो हमारी मशीन के अंदर एग्जिस्ट करता है या हमारे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो यूजर नेम पासवर्ड यूजर ने एंटर करा वो हमारी लोकल मशीन पे तो होगा नहीं, कहाँ पे स्टोर होगा, फेसबुक के सर्वर के ऊपर। तो देन अब इसकी रिक्वेस्ट लेके कहाँ पे जाएगा, फेसबुक सर्वर के ऊपर। और जो हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है, लाइक सर्वर साइड लैंग्वेज में आपका PHP आ गया, या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कोई एक टेक्नोलॉजी हम इसके अंदर यूज करेंगे, वो PHP हो सकता है, वो आपका नोड हो सकता है, वो आपका बेसिकली पाइथन हो सकता है, वो आपका जावा हो सकता है, या वो आपका SP हो सकता है। तो कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज इस कोड को सर्वर के अंदर जाके वैलिडेट करेगी कि जो डेटा हमने एंटर करा है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। एग्जिस्ट है तो रिलेटेड पेज जनरेट कर देगा, अदरवाइज एक एरर पेज क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। तो बेसिकली जितनी भी वर्किंग होगी वो हमारी कहाँ पे होगी, सर्वर साइड पे होगी। क्लियर, क्लियर है सबको क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर, या डाउट है किसी को? यस सर, क्लियर है तो। ओके, सो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे अभी हमने सीखा कि एक्चुअल में फुल स्टैक क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को वेब डेवलपमेंट सपोर्ट करता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड में क्या क्या होता है और आपका बैक एंड में क्या क्या होता है। अब फ्रंट एंड की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे स्टार्ट HTML। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज that is used to provide documentation of a web page. It is a client side language, means all code execute on browser. In HTML, all things
all things in the form of tags. And tags क्या होते हैं? आर सेट ऑफ रूल्स that define what information display in what format. There are two type of tags. पहला होता है एम्प्टी, देन होता है ओपन एंड क्लोज. ओपन एंड दिस वन आल्सो क्लोज. स्ट्रक्चर ऑफ HTML. सबसे पहले आएगा आपका HTML, देन यहाँ पे आएगा हेड. हेड के अंदर ही हमारे पास आएगा मेटा टैग, ये आपका टाइटल टैग, टाइटल. इसी के अंदर हम ऐड करेंगे जितनी भी CSS होगी, यानी कि स्टाइल, जितना भी हमें जावास्क्रिप्ट लगाना है लाइक स्क्रिप्ट टैग. ठीक, और जो भी कंटेंट आएंगे वो हमारे कहाँ पाएंगे? बॉडी के अंदर. और फाइनली क्लोज कर देंगे HTML. ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारा पूरा HTML का. तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये हमें सबको पता होता है कि HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. लेकिन इसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग है. हाइपर का मीनिंग अलग है, टेक्स्ट का मीनिंग अलग है, मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग अलग है. तो हाइपर क्या होता है? खुशी, एनी आइडिया व्हाट इज हाइपर? कोई आइडिया है किसी को? हाइपर क्या होता है? देखो, हाइपर का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. जनरली हम बनाते हैं ना, हाइपर लिंक बनाते हैं. लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और सर्वर एक पेज को रिटर्न करके देता है. तो हाइपर का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. जब भी हम क्लाइंट सर्वर के बीच में कोई भी बेसिकली प्रोसेसिंग करेंगे, लाइक क्लाइंट की कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर कुछ भी रेस्पॉन्स करेगा, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी हाइपर कहलाती है. टेक्स्ट, जो भी कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो किस में होगी? टेक्स्ट में होगी. लाइक हम सर्वर से रिक्वेस्ट कब करेंगे? जब अपने ब्राउजर पे जाके कोई URL हिट करेंगे, लाइक www.dreamtech.org.in, या मैंने कहा www.facebook.com. तो जो हम डेटा, जो हम रिक्वेस्ट लिख रहे हैं वो टेक्स्ट में लिख रहे हैं. अब ये रिक्वेस्ट फेसबुक सर्वर के ऊपर जाएगी. सर्वर का वो बेसिकली उस सर्वर के ऊपर जाएगी, और जो भी सर्वर है वो हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा. अब रेस्पॉन्स में क्या रिटर्न करेगा? एक टेक्स्ट ऑफ कोड रिटर्न करता है. ठीक है. अब वो जो टेक्स्ट ऑफ कोड हमारे ब्राउजर पे जाता है, देन उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. लाइक आपने ओपन करा फेसबुक, जब फेसबुक को ओपन करोगे तो आपके ऑडियो भी आएगी, वीडियो भी आएगी, इमेजेस भी आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट भी आएगा. लेकिन जब आप राइट क्लिक करके उसको इंस्पेक्ट करोगे कि सर्वर ने बेसिकली हमें क्या भेजा है, तो आप देखोगे आपको सिर्फ टेक्स्ट ऑफ कोड मिलेगा. क्योंकि सर्वर को नहीं पता इमेज क्या होती है, ऑडियो क्या होती है, वीडियो क्या होती है. वो हर एक डेटा को कितने रीड करता है? टेक्स्ट में रीड करता है. तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो हाइपर कहलाएगी. जो भी कम्युनिकेशन होगी वो किसमें आएगी? टेक्स्ट की फॉर्मेट में. लाइक क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, वो भी एज ए टेक्स्ट में भेजेगा. जो भी क्लाइंट का एक रेस्पॉन्स आएगा वो भी किसमें आएगा? हमारा सर्वर का जो रेस्पॉन्स आएगा वो भी किसमें आएगा? एज ए टेक्स्ट में आएगा. मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेज होती है. एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक होती है मार्कअप लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास, मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ऑलरेडी जितनी बनी हुई चीजें हैं उनको हम एज इट इज वे में यूज कर सकते हैं, बट उसके ऊपर अपना लॉजिक ऐड ऑन नहीं कर सकते. ठीक है. लाइक HTML के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग लिखा, तो जितनी बार भी पी लिखेंगे हमें तो पैराग्राफ ही प्रिंट करेगा. अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लिखूं पैराग्राफ और वो प्रिंट किस में हो जाए? हेडिंग में. या CSS के थ्रू मैंने कोई स्टाइल लगा दिया, लाइक बैकग्राउंड कलर लगा दिया, तो जितनी बार भी रन करेंगे बैकग्राउंड हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा. लेकिन अगर हमें किसी भी
उसके ऊपर अगर हमें कोई प्रोग्रामेटिकल इफेक्ट अप्लाई करना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो ऑलरेडी बनी हुई चीजें हैं उनको एज इट इज वे में हम यूज कर सकते हैं, प्लस उसके अंदर अपना लॉजिक एड ऑन कर सकते हैं। तो HTML CSS बोथ आर मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज that is used to provide documentation of a web page। एक वेब पेज के ऊपर हमें क्या डिस्प्ले करना है, वो पार्ट किसका है, हमारा HTML का। HTML एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसमें जितना भी कोड एग्जीक्यूट होगा वो हमारी क्लाइंट की मशीन यानी कि ब्राउजर पे होगा। यानी कि ब्राउजर ही रेस्पॉन्सिबल है रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, और ब्राउजर ही क्या करेगा, पूरे पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। HTML के अंदर जो भी काम होगा वो टेक्स्ट के अंदर होगा। और टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करनी है। लाइक कहीं पे हमें नॉर्मल टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होता है, कहीं पे हेडिंग में करना होता है, कहीं पे इमेजेस में करना होता है, कहीं पे पैराग्राफ में करना होता है, कहीं पे ऑडियो या वीडियो में करना होता है। तो वो हमें कौन बताएंगे, पूरा पूरा टेक्स्ट बताएंगे। ये जो आपके टैग्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं एम्प्टी टैग और एक होते हैं ओपन क्लोज टैग। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनको जस्ट हम ओपन करते हैं, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओपन क्लोज एक बार हमने ओपन कर दिया तो क्लोज करना क्या होगा, मैंडेटरी होगा। ये जो ओपन क्लोज है वो इस साइन से ओपन होते हैं और इस साइन से क्या होंगे, क्लोज होंगे। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपके 100 ऑफ टैग होते हैं, कुछ लिमिटेड टैग होते हैं जिसके थ्रू हम पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ लिमिटेड टैग ही होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, सबसे पहले क्या आता है हमारा HTML। HTML क्या होता है, हमारा रूट एलिमेंट होता है। लाइक हम HTML के अंदर काम किस में कर रहे हैं, टैग के अंदर। अब मैंने लिखा एक पैराग्राफ, तो P लिखा तो एज ए पैराग्राफ प्रिंट कर देगा। मैंने S1 लिखा तो एज ए हेडिंग प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा तो उसको एज ए मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये टैग है ये टैग नहीं है। तो जितने भी टैग हैं वो कहाँ पे डिफाइन होते हैं, हमारे ब्राउजर के अंदर डॉम में। तो जब फाइल हमारी रन होती है तो उस पूरे पूरे कोड को कहाँ पे लेके जाता है, डॉम के अंदर, और चेक करता है कि जो टैग हमने लिखा है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। तो बेसिकली आपका जो HTML है वो हमारा क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है। यानी कि हमारे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा कि जो हम टैग लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट है या नहीं है। हेड के अंदर बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट आता है, वो पार्ट जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, बट हमारे HTML डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लाइक जितना भी हमारे पास मेटा टैग आता है, मेटा टैग क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। लाइक हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, उसका डॉक टाइप क्या होता है, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पाएगी, हमारी मेटा के अंदर आएगी। ये डॉक टाइप क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको आगे हम बूट स्टेप में जब पूरा पूरा एक पेज डिजाइन करेंगे और उसकी हम पूरी लिंकिंग करेंगे, देन उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइटल जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा वो टाइटल के अंदर आएगा। जितने भी CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो सारा का सारा काम आएगा हेड के अंदर। बेसिकली हेड वो पार्ट है जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, बट हमारे HTML डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। जितने भी कंटेंट यानी कि डेटा आएगा वो हमारा कहाँ पाएगा, बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर लिखेंगे उसी को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक इसको हम कंपेयर कंपेयर करें सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से, तो सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है, कंपाइलर आता है। देन उसके अंदर क्या आती है, हेडर फाइल। और देन उसके अंदर क्या आता है, मेन फंक्शन। कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करता है, सिंथेटिकली करेक्ट चेक करता है। हेडर फाइल बेसिकली वो इनबिल्ट फंक्शनलिटी जो हमारी सी लैंग्वेज के कोड को बिल्ड करती है, वो सारी की सारी कहाँ पे आती है, हेडर फाइल के अंदर। और जो भी कोड हम प्लेस करते हैं वो कहाँ पे आता है, मेन फंक्शन के अंदर। तो HTML के अंदर जो कंपाइलर है वो क्या हो गया, HTML टैग। जो भी हमारी एक्सटर्नल फंक्शनलिटी लिंक करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, हेड के अंदर। और जो भी हमारा लॉजिक लिखेंगे, लाइक यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसकी जगह यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा बॉडी बन जाता है। क्लियर, या कोई डाउट है किसी को। क्लियर है सर यहाँ तक। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारी स्ट्रक्चर होते हैं। सो अब इसके अंदर हम इनका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कौन कौन से टैग हैं, क्या क्या टैग हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था जो मीटिंग होती है वो 40 मिनट की होती है, अब आई थिंक 1 मिनट इसमें बचा है। तो अब जो दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये दूसरी मीटिंग 5 या 6 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। तो 5 मिनट के बाद आप फिर से रिकनेक्ट कर लेना, देन इनका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें किसी को तो बताओ। एवेज, खुशी, संदीप। ना सर, नहीं, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद है ना, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है इसका।